हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं DSSB की पीजीटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का, वो लेके आए हैं। जो इसकी डेट थी 30 जुलाई 2021। ये फीमेल वर्ग से थी, पर ये मेल में भी यही क्वेश्चन पेपर था, सेम क्वेश्चन ही था, एक ही पेपर दोनों में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने से आपको पैटर्न पता चल जाता है। अगर आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आपको क्वेश्चन के टाइप्स पता चल जाते हैं, आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस पोर्शन में क्या क्या आएगा। आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं। थर्ड पॉइंट ये, आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं कि क्या क्या आपसे कमियां हो रही हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो वीक वाले को स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश करते हैं। चौथी बात ये कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत बड़ा रोल निभाता है। DSSB में लिमिटेड टाइम होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, 300 क्वेश्चंस होते हैं 3 आवर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का पेपर होता है DSSB का, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले पेपर को देखते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी पूरी हमारे साथ सपोर्ट बना के रखिए। लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने में मदद करिए। 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने पर मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँगी, तो आई होप आप इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए अब आके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से खनिज के कारण हाइपरनेट्रीमिया होता है? एक कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा सोडियम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि सारे जो हैं हम इनको देख लेते हैं किससे कौन सा रोग होता है। तो जैसे आपको पता चल गया, ऑप्शन में ही दिया हुआ है कि हाइपरनेट्रीमिया जो होता है वो सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता के कारण होता है। जब रक्त में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तब हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, और ये शरीर के लसिका द्रव तथा कोशिका में भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खनिज कौन सा? सोडियम। सोडियम की अधिकता से होता है हाइपोनेट्रीमिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो कैल्शियम की अधिकता से होता है कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया में होता है कैल्शियम, ये बीमारी पैदा होती है, वो होती है पैराथायराइड हार्मोन्स और विटामिन डी की अधिकता से होता है। ठीक है, हाइपर कैल्शियमिया जो होता है वो पैराथायराइड जो हार्मोन है उसकी अधिकता और विटामिन डी की अधिकता के कारण होता है। अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, किडनी ब्लॉक की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तथा आपने स्टोन सुना होगा कि किडनी में स्टोन हो जाता है, उसका भी एक कारण कैल्शियम की अधिकता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मैग्नीशियम की अधिकता से सामान्य तौर पर नहीं, मतलब इसकी हमारी बॉडी में ज़्यादा ये बढ़ता नहीं है, अपने आप हो जाता है। पर अगर आप सप्लीमेंट्स खाते हैं तो उस दशा में आपकी हृदय की गति कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, आपकी हृदय की गति को मैग्नीशियम प्रभावित करता है। वैसे ये बॉडी में नहीं बढ़ता, बट अगर आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तब उस स्थिति में ये बढ़ेगा, तो हृदय की गति या कम या बढ़ जाएगी। फिर अब देख लेते हैं फास्फोरस की अधिकता से। तो फास्फोरस की अधिकता से हाइपर फास्फेसीमिया हो जाता है। हाइपर फास्फेसीमिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, गुर्दा फेल होने की संभावना हो जाती है। कब? जब पुरानी बीमारी हो जाए या बहुत दिनों से आपकी बॉडी में फास्फोरस अधिक हो रहा और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तब आपके गुर्दों में दिक्कतें होना शुरू होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकरी और मीठा खाद्य उद्योगों को व्यापक रूप से हाइड्रोजनीकृत वसा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह स्वाद बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लागत में सस्ता है, ये नहीं हो सकता।
इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजनीकृत वसा है वो ज़रूरी नहीं कि वो सस्ता हो। ठीक है। दूसरा है आसानी से उपलब्धता, बिल्कुल नहीं, इसको हाइड्रोजनीकृत किया जाता है इसलिए यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसके साथ कोई प्रक्रिया की जाती है जिस कारण ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ये भी गलत है। कोई भी ऑयल अगर किसी चीज़ में पड़ गया है तो वो पुनः इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं यहाँ पे, और ये स्वाद का बढ़ना यहाँ पे आ जाता है, और ये सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सा माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय और आय द्वारा निर्धारित किया जाता है? 1. धन स्थिति। धन स्थिति से माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय और आय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कोई अगर अमीर आदमी है तो उससे माता पिता की शिक्षा हो, उसके पास इतनी शिक्षा है कि नहीं है, या व्यवसाय है या आय है, इन सब चीज़ें बातों से कोई मतलब नहीं रहेगा। धनी व्यक्ति भी कभी कभी अनपढ़ होता है। प्रसिद्धि स्थिति, अगर कोई इंसान प्रसिद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेल एजुकेटेड है या उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। कुछ लोग ऐसे ही बहुत अच्छे होते हैं, पर जैसे कि अन्ना हज़ारे, उनके पास कोई भी धन की स्थिति अच्छी नहीं है, एजुकेशन उनके पास अच्छी है, पर वो प्रसिद्ध हैं, पर बाकी सब चीज़ें उनके पास नहीं है, जैसे व्यवसाय नहीं है उनके पास, आय का कुछ उनके पास अच्छा साधन नहीं है। तीसरा आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति में ये आ जाएगा कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि उसके माता पिता की शिक्षा अच्छी होगी, व्यवसाय भी अच्छा होगा, आय भी उसकी अच्छी होगी। क्यों? उसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक स्थिति। फिर श्रेय स्थिति, ये तो कोई बनता ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से शक्कर के निर्माण में उप उत्पादक है। फर्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट तो एक खाद होती है, ये खाद के रूप में यूज़ की जाती है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। फिर देख लेते हैं पंखिया खजूर। ये जो होता है ये एक तरीके का थोड़ा सा गाढ़ा सा निकलता है, जो खजूर से निकलता है, लिबलिबा सा होता है, बट उससे चीनी नहीं बनाई जाती है। खजूर से आप जानते होंगे कि खजूर से गुड़ बनाया जाता है, पर उससे खजूर से भी गुड़ नहीं बनाया जाता, ताड़ी से बनता है मेनली गुड़, बट खजूर से कोई वैसा पदार्थ नहीं बनता, खजूर से गुड़ का ही मैंने सुना है। और प्रोपोलिन जो होती है वो राल या चिकनापन होता है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते पे उगती है। जो आप देखते हो ना, मधुमक्खी के छत्ते पे कुछ चिकना चिकना सा चिपचिपा सा, शक्कर नहीं होती, वो शहद नहीं होता, वो दूसरी चीज़ होती है जो लिब चिपचिपी सी होती है, उस जिसे मोम भी कहते हैं। ठीक है, वो होती है प्रोपोलिन्स। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो गया शीरा। शीरा जो है चाशनी का घोल है, उसी से शक्कर बनती है। अगर आप शीरे को कढ़ैया में चलाते रहें तो एक टाइम पर गोली जैसी बनने लग जाएगी, और उसके बाद जब वो उसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो वो आसानी से बिल्कुल टूटने वाली बन जाएगी। वैज्ञानिक कार्य के लिए आधारीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ऊर्जा इकाई को के नाम से जाना जाता है, उसे जूल कहा जाता है। ये तो सबको पता है। किलोवाट होता है, लाइट में यूज़ होता है। किलो कैलोरी जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें यूज़ किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय इकाई ये कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हुआ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द रीजन वेयर द probability density function reduced to zero is known as zero surface। देखिएगा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ज़ीरो सरफेस, नेगेटिव सरफेस एंड पॉइंट सरफेस। ज़ीरो सरफेस और नेगेटिव सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इनका मीनिंग एक ही होता है, और पॉइंट सरफेस जैसी कोई चीज़ ही समझ में नहीं आती, तो इसका राइट आंसर होगा नोडल सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि ऑड वन आउट कीजिए, जो ऑड हैं उन्हें आउट कर दीजिए, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गैर परिवर्तनीय कारण जो मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है वह है
आहार मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है। आहार मानव विकास को प्रभावित करता है। मौसम मानव विकास को प्रभावित करता है। गैर परिवर्तन कारक पूछा है, गैर परिवर्तन कारक, वंशानुगत कारक और व्यायाम से आप अपने स्वास्थ्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप बीमार रहते हैं, व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहते हैं। मौसम में अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में चले गए तो आप हो सकता है बीमार पड़ जाएं। आहार, अगर आप उचित आहार नहीं ले रहे हैं तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। पर वंशानुगत कारक कोई ऐसा कारक नहीं है कि हम वंश में जो कुछ मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो आ रहा है वो आ रहा है, उसे रोक नहीं सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर के पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व किया करिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी से ही आते हैं। और DSSS भी ने तो प्रथा बना के रखी है कि वो पिछले पेपरों से ज़रूर बनाता है। सिर्फ इस बार उसने ऐसा किया है कि लास्ट ईयर के पेपर से नहीं बनाया है, और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने। अब देखिए इसको, एनर्जी कैन बी ब्रोकन, डिस्ट्रॉय, क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी फिर से वही हो रहा है। एनर्जी कैन बी ब्रोकन नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, दोनों का मतलब एक ही हो गया। ठीक है, फिर क्रिएटेड नहीं जा सकती, ट्रांसफर्ड की जा सकती है। अगर हम बिजली के किसी भी उत्पाद को ही पकड़ लें, हीटर है या आप कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम किसी चीज़ को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया। चावल के हल्के उबाल से किस विटामिन की वृद्धि होती है, तो वो है विटामिन थायमिन। ठीक है, राइबोफ्लोविन नहीं बढ़ता है, पाइसिडॉक्सिन नहीं बढ़ता है, पेंटोथेनिक नहीं बढ़ता है। इसका राइट आंसर है थायमिन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी की डिजीज़ होती है। इनफर्टिलिटीज़ मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता में कमी का आना। ठीक है, अस्थमा जो है वो एक वातावरणीय प्रभाव है, और कभी कभी ये वंशानुगत भी हो जाता है। किसी के पेरेंट्स में अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो उनके बच्चों में भी चली जाती है। और मेनली ये वेदर पे डिपेंड करता है, या बच्चे के ऊपर कई सारी बीमारियां हो गई तो उसको सर्दी लग गई जिसकी वजह से भी अस्थमा रोग हो जाता है, या पॉल्यूशन भी इसका एक कारण होता है। फिर नेक्स्ट, ये जो इसका सेकेंड पॉइंट दिया है ये है डाइवर्टिक्युलाइटिस। ये जो है ये पाचन सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें आंतों की दीवारों पर बने डाइवर्टिकुला नाम के छोटे छोटे पाउच में संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, या फिर सूजन आ जाती है। इस स्थिति को डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पाउच पाचन नली के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं। इसके जो पाउच होते हैं वो पाचन नली के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें तालू से जुड़ी समस्याएं संबंधित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, निगलने से रिलेटेड बीमारी, मतलब किसी चीज़ को निगलने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषक समुद्री शैवाल की जाति है। क्लोरोफाइटा, म्यूलेनोफाइटा, उडोरिया, फ्लेबेमन, पैरोफाइटा। फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में अगर कभी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इसको इंग्लिश में ज़रूर एक बार पढ़ा करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश संश्लेषण समुद्री शैवाल की जाति है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा नाम से समझ में आता है कि ये कलर से रिलेटेड है, और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश के संश्लेषण से बनता है। तो इस तरह से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता है। विच इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नियोनेट पीरियड। नियोनेटल जो पीरियड होता है उसमें इन्होंने पूछा है क्या पीरियड की टाइमिंग है, तो फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज।
मतलब जन्म से 28 दिन के जो बच्चे होते हैं उनको नियोनेट कहते हैं, ठीक है, उसको नियोनेट पीरियड कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो गैर आवश्यक अमीनो अम्लों की युक्ति सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दो गैर आवश्यक, आवश्यक नहीं पूछा गया, गैर आवश्यक उनको पूछा गया है। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन है इसका राइट आंसर, क्योंकि ल्यूसीन जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, आइसोल्यूसिन भी आवश्यक अमीनो अम्ल है, लाइसिन भी आवश्यक अमीनो एसिड है, अम्ल है, टायरोसिस ये अनावश्यक है, वेलिन आवश्यक है, मिथ्योनिन आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपको अगर आप आवश्यक भी सिर्फ याद कर लोगे, एसेंशियली याद कर लोगे, तो आप क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आवश्यक भी पता हो, अनावश्यक भी पता हो। आवश्यक भी अगर पता होगा तो भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभाविक है? पहला नारंगी, दूसरा गुलाबी, तीसरा बैंगनी, चौथा हरा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने अभी ऊपर बताया आपको ग्रीन कलर होता है, ठीक है, हरा रंग। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन विच इक्विपमेंट टू हीट एक्सचेंज आर यूजिंग इंस्टेंट ऑफ वन। ठीक है, मतलब किसी एक ऐसी कौन सी डिवाइस, ऐसे कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें 2 हीट एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, आई यूज़ इन, मतलब 2 हीट एक्सचेंज यूज़ किए जाते हैं, तो बॉयलर में यूज़ किए जाते हैं। बॉयलर में कॉइल होती है, कॉइल में तो एक तरफ तो पूरा वायर जाता है, पर दूसरी तरफ छोटा सा वायर होता है, जिसकी वजह से हीट पूरी तरह से प्रॉपर कंडक्ट करी जा सकती है। तो बॉयलर इज़ दी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अवन में दो अलग अलग प्लेट होती हैं। रेफ्रिजरेटर ठंडा करने का काम करता है, टेलीविज़न तो वो अलग ही है। थैंक यू फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन मानता है कि विकास की सटीक पैटर्न का ज्ञान बच्चों की समझ के लिए मौलिक है? तो वो है फर्स्ट विकासात्मक मनोविज्ञान, दूसरा विकासात्मक पर्यावरणविद, विकासात्मक शरीर क्रिया वैज्ञानिक, चौथा विकासात्मक शिक्षाविद। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। विकासात्मक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वही बता सकते हैं कि बच्चे के कौन कौन सा विकास सही समय पर सही दिशा में जा रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लिया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें, और वीडियो को तो एटलीस्ट लाइक कर लें। मैंने बहुत मेहनत करी है, आई होप आपको अच्छी लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृद्धि का क्या अर्थ है? एक, भावनात्मक रूप से बौद्धिक वृद्धि, दूसरा शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन में वृद्धि, तीसरा केवल आकार में वृद्धि, चौथा दिखने में वृद्धि। फ्रेंड्स देखिए, वृद्धि का अर्थ क्या है, इन्होंने वृद्धि का अर्थ सीधे डायरेक्ट पूछ लिया है। ठीक है, केवल आकार में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, दिखने में वृद्धि बात एक ही हो गई। भावनात्मक रूप से बौद्धिक वृद्धि, जब दो आंसर एक जैसे हो जाए ना, उनका मतलब एक हो, तो दोनों को कट कर दीजिए, वो तो हो ही नहीं सकते आंसर। ठीक है, फिर आता है भावनात्मक रूप से बौद्धिक वृद्धि। तो भावनात्मक रूप से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, इसमें शारीरिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन में वृद्धि। आप जब 2 ऑप्शन बचेंगे तो इसमें से आसानी से आप एक को टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, तो आई होप वो ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के जीवन काल में हमारी कितनी अवस्था होती है? ठीक है, तो उसका आंसर है 3, 4, 5 या 8। तो राइट आंसर है 8। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, सख्त उबले अंडे में गहरे रंग का मलिनीकरण के संयोजन के कारण होता है, तो वो गंधक और लोहा के कारण होता है। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? गंधक और लोहा। क्यों? क्योंकि गंधक और लोहा जब मिलते हैं तो वो ग्रीन कलर की लाइंस टाइप का बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं एग के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो होता है किसको, जो अंडे को उबालते हैं तब वो दिखता है। ठीक है,
गंधक ऑक्सीजन की वजह से तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन अंडे के अंदर कैसे जा सकती है? कार्बन और ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन और गंधक हो ही नहीं सकता। ये आप तीनों ही जब आप देखेंगे ना, तो ये तो मिलते ही नहीं है एक दूसरे से, किसी भी तरह से नहीं मिलते। गंधक आपको आंसर पता अगर नहीं भी होगा, अगर आपको लोहा आंसर पता होगा कि आयरन की वजह से वो रिंग बनती है, तो भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर गंधक और लोहा इसका राइट आंसर है। द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव, आपने किसी पर धक्का दिया या खिंचाव, किसके कारण उसका वेग बदल जाता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो उसमें उसका वेग बदल जाता है, उसका जो वेग होता है वो बदल जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? बल, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान भार, दाब। तो गुरुत्वाकर्षण तो एक अपने आप का नेचुरल प्रोसेस है। वो गुरुत्वाकर्षण से अगर आप ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहे हो तो वो नीचे जाएगी ही जाएगी, उसमें तो कुछ कर ही नहीं, परिवर्तन तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर इसमें तो यहाँ पे परिवर्तन जैसी कुछ बात हो रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। द्रव्यमान भार, ये भी नहीं होगा। दाब, हम दबा भी नहीं रहे हैं, हम तो धक्का दे रहे हैं ना। तो बल, जब कभी किसी चीज़ पे दबाव की बात करें, मतलब धक्का देने या खींचने की बात करें, तो उसमें एनर्जी लग रही है, इसका मतलब उसमें बल लगाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड डिसिप्लिन का। मानव संसाधन प्रबंध का एक स्थिर प्रक्रिया से गुजरा है जिसे कहा जाता है, पहला व्यवसायीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा निजीकरण, चौथा न्यूनतम। तो न्यूनतम तो कुछ होता ही नहीं है। फिर निजीकरण और उदारीकरण और व्यवसायीकरण, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। तो मानव संसाधन प्रबंध मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आ गया तो यहाँ पे किसी न किसी व्यवसाय की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा व्यवसायीकरण इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी पूर्ववर्ती गद्यांश का उल्लेख करते समय उपयोग किए जाने वाला सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? एक, ऊपर, दूसरा ऊपरी, तीसरा उपरोक्त, चौथा उधर। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है उपरोक्त होता है। आप बुक्स में भी लिखते हो उपरोक्त लिखे कथन पे या उपरोक्त टेबल पे, तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसे उपरोक्त शब्द देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िएगा। ये हर क्वेश्चन पे लागू नहीं होता है, कुछ ही क्वेश्चन पे लागू होता है। जब आपको थोड़ा अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो आप उस पर कर सकते हो। कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का संग्रह या एकत्रीकरण, जिसे संग्रह रूप से व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यभार के रूप में माना जाता है, उसे के रूप में जाना जाता है। पहला प्रबंध, दूसरा भार, तीसरा नौकरी, चौथा कार्य। तो जब यहाँ कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की बात हो रही है तो वो प्रबंध से तो रिलेटेड है, पर जिसे संग्रह रूप में व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए नियमित कार्यभार के रूप में माना जाता है, मतलब यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है जिसकी किसी व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यभार के रूप में मापा जाता है। तो यहाँ पे प्रबंधन तो हट गया, भार नहीं हो सकता, कार्य भी नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा नौकरी, जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। वह गणितज्ञ जिसके सिद्धांत ने आज उपयोग हो रहे लगभग प्रत्येक कंप्यूटर प्रणाली का मूल बनाया है, वह है पहले हैं जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर जो हैं वो एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। दूसरा है ब्लेज पास्कल भी मैथ से रिलेटेड हैं, ये भी मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तीसरा है जॉन वॉल न्यूमन, ये एक लौते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। गॉटफ्रीड लेब्निज़, ये जो है ये भी एक मैथमेटिशियन है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर की 2 प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? पहली पाइथन और जावा,
दूसरा रेल पर रूबी या HTML, तीसरा PHP डॉट और SQL, फोर्थ LISP और प्रोलॉग। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ LISP और प्रोलॉग। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप गिन तरह का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अबेस्कस के बारे में। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अबेस्कस? तो उसको क्या बोलेंगे? बोनी फ्रेम, लूप या बिड, तीसरा गणितीय मनके, चौथा गणक साँचा। तो जो अबेस्कस होता है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके का होता है। उसमें ऐसे रॉड्स पड़ी होती हैं और उसमें बीड्स पड़ी होती हैं। तो इसको काउंट करने के लिए इन बीड्स को जोड़ा जाता है इधर इधर, तो जोड़ घटाया इसी से किया जाता है। तो ये एक सांचा बन गया ना फ्रेंड्स। तो गणक सांचा मतलब काउंटिंग फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग इंग्लिश में हो गया काउंटिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र लिखते समय कौन सा कौशल अधिकतम धन और समय बचाता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कौशल है पत्र लिखते वक्त जो धन और अधिक धन और समय बचाता है? दस्तावेजीकरण कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट है दस्तावेजी कौशल, दूसरा लेखन कौशल, तीसरा श्रवण कौशल, चौथा संचार कौशल। तो किसी को पत्र लिखना है तो वहाँ पर लेखन कौशल हो गया ना फ्रेंड। तो राइट आंसर इज लेखन कौशल। डॉक्यूमेंट्स हैविंग सिमिलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्स्ट पैराग्राफ्स, सेकंड जेनरस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर है जेनरस। पैराग्राफ, सेंटेंस एंड फॉन्ट्स नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को HRM के क्षेत्र के रूप में पहचाना नहीं जाता है। पहला आकस्मिक छुट्टी प्रबंधन, दूसरा चयन स्टाफिंग, तीसरा प्रशिक्षण एवं विकास, चौथा कर्मचारी सहायता। तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत क्षेत्र जो होते हैं उसके रूप में पहचाना नहीं जाता है। तो चयन और स्टाफिंग वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत है। प्रशिक्षण एवं विकास ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। कर्मचारी सहायता, अगर किसी कर्मचारी को कोई सहायता प्रदान करनी है तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। बट आकस्मिक छुट्टी प्रबंध नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने आप कर्मचारी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जॉन कैपेबल ने अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन कैपेबल 2006 में अपने अध्यक्षीय भाषण में किस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? फर्स्ट कानूनी वित्त, दूसरा घरेलू वित्त, तीसरा व्यापार वित्त, चौथा उपभोक्ता वित्त। तो फ्रेंड्स, ये होम साइंस घरेलू वित्त से संबंधित है, तो ये घरेलू वित्त इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी, जिनको भी मैं कोशिश करूँगी कि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस का आंसर बन जाए, जैसे मैंने इस वीडियो में भी कोशिश करी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हमारी वीडियो पसंद आ रही है उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।